आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। भगाना गैंगरेप पीड़ित परिवार ने अब अपनी मांग को लेकर अनुसूचित जाति आयोग का दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाया है। पीड़ित परिवार दफ्तर पहुंचा और आयोग के सदस्य ईश्वर सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने अपना ज्ञापन भी ईश्वर सिंह को सौंपा है। उधर ईश्वर सिंह ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मौके पर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की बात उन्होंने कही और साथ ही उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई की बात को लेकर वो अधिकारियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही ईश्वर सिंह ने यह भी कहा है कि हरियाणा में दलितों पर जो अत्याचार किया जा रहा है उसका स्वरूप डरावना है। हरियाणा में जब से मैंने यहाँ आकर के अनुभव किया, मेरे पास जो है 7 स्टेट हैं, बाकी स्टेटों का भी मैंने देखा है, परंतु हरियाणा के मामले इतने संगीन हैं, आपराधिक मामले कि उनसे दूर से ही भयानक डरावना एक जो है ना ऐसा वातावरण नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी राइट से परे होकर के हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज मैंने कमीशन से इजाज़त ली है, लिख दिया आपने, हमने उनको लिखा है कि हमें इजाज़त दी जाए, आचार संहिता लागू हो रही है 16 तारीख तक। मैं मौके के ऊपर जाना चाहूँगा और ख़ुद जो है प्रशासन को वहाँ बुला करके लोगों को बीच में जा कर के हम ये देखेंगे कि वास्तविकता क्या है। मैंने इससे और क्या कर सकता हूँ। जब मैं ऑन द स्पॉट जा कर के दौरा अपना बना रहा हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ प्रशासन से ही मिलूँगा, इनसे मिलूँगा, ये क्यों आए यहाँ, कौन इनको लेकर आए या खुद आए, इसमें उसमें ना मैं जाना चाहता ना मुझे इस पता, परंतु मैं अपनी जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है वो वहीं जा कर के निभ सकता है। हम इनकी मदद करेंगे पूरी। आज हम आयोग में ईश्वर सिंह जी से मिले और हमें अपना जो शिकायत है वो ईश्वर सिंह को सौंपी है। हम ईश्वर सिंह ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग पे तुम्हें न्याय दिलाऊंगा और तुम है ना अपनी मतलब जो मांग कर रहे हो, न्याय के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारे हर प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, बगाना जाने की बात हुई है, लेकिन अभी हम बगाना तो मतलब नहीं जा सकते क्योंकि वो गांव में हमारा मान सम्मान खत्म हो गया। अब गांव में माहौल पहले ही खराब है, अब हम जाएं तो मतलब हमारे माँ बाप है और है, उन पे वो गांव में कमेंट करेंगे। अब कमेंट करेंगे तो हम क्या जवाब वो करेंगे इससे। उधर चंडीगढ़ के बाल निकेतन सोसाइटी यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि इस सोसाइटी का सुपरवाइजर मनीष अरोड़ा ही है। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में रहने वाली छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ यहाँ पर यौन शोषण किया जा रहा है। पूरे मामले की रिपोर्ट 3 अप्रैल को ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन बाल निकेतन के अटेंडर और कुछ दूसरे पदाधिकारियों ने मामले को दबाए रखा था और जब लड़कियों ने अपनी शिकायत विंडो पुलिस को लिखित में दी, तब जाकर पुलिस ने मामले की संगीनता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है। आरोपों को पहली नज़र में सही पाया गया है और अब मुख्य आरोपी जो कि सुपरवाइजर है मनीष अरोड़ा बाल निकेतन का, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाल निकेतन वाला जो मामला है, ये छोटे बच्चे इतने रहंदे, इन्हों छेड़खानी का शिकायत सी जो कि उत्थे सुपरवाइजर कम केयर टेकर मनीष अरोड़ा जी ਉਹਦੇ खिलाफ एलीगेशन सी जिहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया सी और अज ਉਹਦੀ अरेस्ट हो चुकी है। पहले वो छुट्टी ते गया होया सी, अपने पिंड गया सी बच्चों समेत, अज वो वापस आया, ਉਹਦੀ अरेस्ट कर ली है। नहीं, हज तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक होएगा ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी। उधर रेवाड़ी के थाना प्रभारी पर भी महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि शिव कॉलोनी की रहने वाली महिलाएं एक पुराना मसला न सुलझने की शिकायत लेकर थाने गई थी, जिस पर थाना प्रभारी आपा ही खो बैठे। दरअसल शिव कॉलोनी में रहने वाले एक नाबालिग से स्थानीय युवकों ने बहला फुसलाकर उसके घर से कुछ गहने मंगवा लिए। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कॉलोनी की दर्जनों महिलाएं इकट्ठा होकर थाने पहुंच गईं और आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि थाना प्रभारी का कहना है कि वो इस मामले में जल्द ही कार्रवाई करने वाले हैं।
कमरे से बाहर ऐसे तो नहीं कमरे से बाहर निकल लो, बोले यार बाहर जाओगे बुरा सी जी। कि मेरे सिर पे बैठा होगा, अड़की मार मार के बोले हुए हम कुछ लगे नहीं हुआ आंसी बुरे थे। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए आप बाहर बैठिए, और जबकि जो दोषी हो उनके पास में बैठे हुए थे। दरखास्त दी है गोल्ड के बारे में, तो उसकी वेरीफाई कर रही है, जांच कर रही है उसकी। अब मैं नहीं था, उसकी मम्मी थी, आज बुला रखी है, वो बैठ के बात कर रही है। इस बीच ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने रमन नरूला को गवाह के तौर पर पेश किया। आपको बता दें कि रमन नरूला ओपी चौटाला के ट्रैवल एजेंट है, जिन्होंने कोर्ट में चौटाला की विदेश यात्रा का ब्यौरा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 7 और 9 मई को होनी है। अगली खबर रेवाड़ी से। यहां पर भोंडसी जेल से कैदियों को लेकर अदालत जा रही वैन में कैदी आपस में ही भिड़ गए, जिसमें कि 2 कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया। भोंडसी जेल से 2 दर्जन से ज़्यादा कैदियों को लेकर वैन अदालत जा रही थी कि अचानक कैदियों के एक गुट ने 2 कैदियों पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वैन में पीछे बैठे पुलिस गार्ड ने दोनों गुटों को अलग किया और घायलों को ट्रॉमा सेंटर में दाखिल करवाया। घायल नरबीर उर्फ सीट और हरिओम ने कहा है कि दूसरे गुट से उनकी पुरानी रंजिश चली आ रही है और इसीलिए दूसरे गुट ने उन पर हमला किया था। पता नहीं जी क्या रोड था, पहले तो बाइक का रोड होता था। आपको कैसे लगी? उसने पलट मार दी सर। किसने? हैं? मन्नू ने? तो कहाँ पे मारी? गले पे ना। कहाँ मारी है? डब्बे में। हैं? डब्बे में। कौन से डब्बे? तारीख पे गए थे, वहाँ मारी है। पायलट चौक के नज़दीक पोस्टवार चौक के बीच में इनका आपस में झगड़ा होगा बस के अंदर ही, तो वहाँ इन्होंने इस मन्नू ने इनके चोटें मार दी और मेडिकल करा के किस चीज़ से चोट मारी? ये अभी डॉक्टर साहब चोट लग रही है इनकी। अब ये तो कह रहे हैं हमारे पास कोई कील सी या जो ब्लेड किस चीज़ से मारे उसकी तस्दीक कर। गार्ड थी उसमें हमारे साथ थे, कुछ आगे बीच में है ना 30-35 आदमी थे और 30 के करीब कैदी थे, उसको ले आ रहे थे, तो इन आपस में अभी तस्दीक कर रहे हैं। हेपेटाइटिस सी यानी काला पीलिया ने सूबे में एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पंजाब के साथ लगते इलाकों में इस वायरस का खासा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पीजीआई रोहतक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद में अचानक ही इजाफा देखा जा रहा है। अकेले रोहतक पीजीआई में ही करीब 500 मरीज इलाज करा रहे हैं। हेपेटाइटिस सी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीजीआई रोहतक में प्रमुख नोडल सेंटर भी बना दिया गया है। मरीजों को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है, जो नंबर है 8950012900। सर मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पता चला था, मान लो जब मुझे 3rd मंथ था तो उन्होंने एससीवी टेस्ट किया तो उसमें मेरा पॉजिटिव आया था। तो फिर इसका ट्रीटमेंट वैसे तो नहीं दिया उन्होंने प्रेगनेंसी के टाइम में, तो फिर बाद में एक्चुअली मैंने दांतों का ट्रीटमेंट करवाया था, तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है मतलब। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में तो कोई ले नहीं पाए हम ट्रीटमेंट, तो फिर बाद में पता चला कि रोहतक पीजीआई में मतलब इसका बीपीएल वालों का फ्री चल रहा है जो भी ट्रीटमेंट है। तो वीकनेस तो काफ़ी आ चुकी है इसमें, लगती तो है ही मानो इंजेक्शन वगैरह जो भी। देखो जब हमने शुरू किया था यहाँ पे 4 साल पहले ये सेंटर, तो इक्का दुक्का मरीज आता था। अब तक हमारे पास यहाँ पे 500 लोग का डाटा पूरा हो चुका है, जिनका हम इलाज कर चुके हैं या जिनका चल रहा है। और जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है वो एससी और बीपीएल ऑल ओवर हरियाणा फ्री होता है। दूसरा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए रिम्बर्समेंट हो जाता है, बट उसके बावजूद भी एक ऐसा तबका बचता है जो स्कीम में भी कवर नहीं होता और जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता हमारा जब हम 1-2 नए मरीजों से ना मिलें। तो मरीजों के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिदायत है कि जब भी अपना इलाज करवाओ अपनी नीडल अलग यूज़ करो। अगर आप कहीं अपनी शेव वगैरह करवाते हो तो ब्लेड अलग यूज़ करो। और हरियाणा के अंदर एक बार हर किसी का ये टेस्ट होना लाजमी है कि ताकि पता चले उसको ये बीमारी है। तो अगली खबर रोहतक से। यहाँ पर आईएमटी क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसका शव आईएमटी क्षेत्र में खड़ी एक कार से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का नाम सुमित है, जो कि बलियाड़ा गांव का रहने वाला था और बिजली विभाग में नौकरी किया करता था। युवक के सर में गोली लगी है और हाथ में एक रिवॉल्वर बरामद किया गया है। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसके अज्ञात दोस्तों ने ही युवक की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने प्रारंभिक जांच में से आत्महत्या का मामला माना है, लेकिन
पुलिस परिजनों के आरोप पर जांच शुरू कर चुकी है। कल सुबह घर से गया था किसी शादी समारोह के लिए कहने, फिर उसके बाद नहीं पता जी, सुबह घूमने वाले आए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे एक डेड बॉडी है वहाँ गाड़ी के अंदर, इसके हाथ में पिस्टल दे रखा है रिवॉल्वर, और ये मर पाया। कॉलम के माध्यम से सुबह करीब 6:30-7 बजे सूचना मिली थी कि ये IMT इसमें रोहतक में कार के अंदर एक डेड बॉडी है। तो इसमें आके सीन ऑफ क्राइम स्पेशल टीम सारा इंस्पेक्शन किया है, जो डेड बॉडी का अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे। क्योंकि प्राइमरी देखने से सुसाइड मैटर लगता है। करनाल के गांव गोगड़ीपुर स्थित यमुना नहर से एक 13 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया। शव बोरी में बंद था। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना मधुबन पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। शव की हालत पानी में रह जाने की वजह से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी अस्पताल में पहले भेजा, जहां पर शव की ज़्यादा हालत ख़राब होने पर डॉक्टरों ने उसे पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया है। फिलहाल बच्चे की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि लाश के ऊपर चोट के निशान भी हैं, जिससे बच्चे की हत्या की आशंका पुलिस ने जताई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी जानकारी मिलने की बात पुलिस कह रही है। ये कल शाम के 7:15 बजे इतला मिली गई गोगड़ीपुर नहर के पास एक बच्चे की डेड बॉडी बोरी के अंदर नहर में पड़ी। तो सूचना मिलने पर मौका पर गए, वहाँ देखा तो एक बच्चे की डेड बॉडी बोरी के अंदर बंद थी। तो उसको बाहर निकाल के कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए GH करनाल भिजवा दिया। यहाँ से अब रेफर कर दिया रोहतक के लिए। और अब रोहतक से एक बड़ी खबर है। यहाँ पर रोहतक कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी महम के पूर्व विधायक और इनेलो के नेता बलबीर सिंह बाली के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। बाली पर मई 2011 में कलानौर में विष्णु नाम के एक युवक की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से बाली की पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाने के बाद से गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए हैं। 2011 के कलानौर के चर्चित विष्णु हत्याकांड में इनेलो के पूर्व विधायक बलबीर सिंह बाली मुश्किल में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की पुनर्विचार याचिका खारिज करते ही रोहतक की एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मामला साल 2011 का है। रोहतक के कलानौर की अनाज मंडी में गौशाला के चंदे को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में विष्णु नाम के एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के दौरान बलबीर सिंह बाली वहीं मौजूद थे। सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। कलानौर पुलिस स्टेशन के पूर्व विधायक बलबीर सिंह बाली समेत करीब 1.5 दर्जन समर्थकों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 302 है, 307 है, 148 है, 149 आर्म्स एक्ट के है, उसकी लाइसेंस्ड वेपन्स इसमें यूज हुए हैं, तो उसमें आर्म्स एक्ट के अंदर जो वायलेशन है उसके चार्जेस हैं। केस चार्जेस ऑलरेडी फ्रेम हो चुके हैं सभी के खिलाफ। केस एविडेंस में गया हुआ था। जब एविडेंस में था तब भी उन्होंने एविडेंस नहीं, फॉर वन रीज़न और सेकंड नहीं हुई, तो केस एविडेंस में चार्जेस सभी अक्यूज के खिलाफ फ्रेम हो चुके। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कलानौर पुलिस उन्हें पकड़ने में हिम्मत नहीं जुटा पाई। बाली के गांव मोखरा में हथियारबंद पुरुष और महिलाएं एकजुट हो गए। ऐसे में रोहतक पुलिस बाली को गिरफ्तार करने के लिए मोखरा गांव में नहीं जा पाई। घटना के 22 दिन बाद बाली पहलवान ने सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल भेज दिया गया। 2012 को रोहतक सेशन कोर्ट ने पूर्व विधायक की जमानत याचिका रद्द कर दी। इसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्हें जमानत मिल गई। बाली पहलवान ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। 11 फरवरी 2013 को बाली पहलवान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई और वह रोहतक जेल से बाहर आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी। कलानौर अनाज मंडी में ये सारा गोया था। उस टाइम इसमें मेरा पैसे का लेन देन था,
उसको लेके इसने मेरे साथ ये करी थी। उसमें मेरे 7-8 आदमी इंजर्ड हुए थे, जिसके गोली लगी थी। एक मेरा साला था। पुलिस रिस्पॉन्स ना ले रही इसमें। पुलिस बिल्कुल ये है कि पुलिस रुचि नहीं ले रही। अगर तुमने क्या जरूरत है, अपना आप पेश हो जाएगा। अपना आप उसने पेश होना नहीं। अगर उसने अपना आप पेश होना तो मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाली ने सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की, लेकिन बाली को यहां से भी निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद रोहतक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। ऐसे में अब करीब करीब तय है कि बाली को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र की रिपोर्ट। अगली खबर भिवानी से। यहाँ पर जिले के छोटे से गांव अलगपुर में आम बात नहीं है, ये गांव बहुत ही खास है। इसे खास बनाया सरकारी स्कूल में पीटी के पद पर कार्यरत गोवर्धन शर्मा ने, जिन्होंने सरपंच का पद छोड़कर पीटी का पद ज्वाइन किया। और उसका नतीजा ये है कि आज अलगपुर गांव में न केवल हर घर से एक लड़की फुटबॉल खेलती है, बल्कि इस गांव के सरकारी स्कूल की कोई ना कोई लड़की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम में ज़रूर खेलती है। ये है भिवानी जिले का छोटा सा गांव अलगपुरा के सरकारी स्कूल का खेल मैदान। इस मैदान की ये मिट्टी देखने में भले ही आम लगे, पर इसमें कुछ खास है। और इस खासियत को निखारा है पास के ही गांव खेड़ी के गोवर्धन शर्मा ने, जिन्होंने गांव का चौधरी पद छोड़कर पीटी के सरकारी पद को चुना। उनकी बदौलत इस मिट्टी से गांव की सैकड़ों लड़कियां न केवल गांव से निकल पाई, बल्कि कई बार अपने देश की सीमा पार कर दूसरे देशों में भी कदम रख चुकी हैं और वहां जाकर अपने गांव और देश का नाम रोशन कर रही हैं। गोवर्धन का कहना है कि उनकी सोच थी कि सरपंच रहकर वे केवल 5 साल अपने गांव की सेवा कर सकते हैं, जबकि पीटी पद से वे पूरी उम्र सेवा कर सकते हैं। 12 मार्च 2000 को मैं ग्राम पंचायत खेड़ी दौलतपुर का सरपंच बना। उसके 6 महीने के उपरांत ही मेरा सिलेक्शन पीटीआई की पोस्ट पर होगा और मैंने और मेरे परिवार ने ये निर्णय लिया कि पीटीआई सरपंच के पद पर रहते हुए आप 5 साल तक की सेवा कर सकते हो। अगर आप इस जॉब में चले जाते हो तो आप मतलब सारी उम्र तक समाज सेवा करोगे, देश की सेवा करोगे, अगर आप में करने का मादा करने की इच्छा है तो। मैंने ये सोचकर पीटीआई का पद ज्वाइन किया। 7 साल के दौरान मतलब आज बच्चे इस पोस्ट पर हैं कि इंडिया की टीम में जाने लगे बच्चे। हर साल 2, 4, 5, 6 बच्चे इंडिया की टीम में खेलते हैं। पिछली बार नेशनल गेम में, स्कूल नेशनल गेम में हमारी 4 टीमों की पोजीशन थी। तीनों तो फुटबॉल की, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19, और कबड्डी के अंडर 14 बॉयज़ की। पहली बार जब मेरे बच्चे बाहर खेलने के लिए गए, जॉर्डन गए एक लड़की खेलने की, वो इतने गरीब परिवार से है कि उसमें घर में रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए मतलब 2 टाइम का भोजन नहीं। वो लड़की जॉर्डन गई, जहाज़ में बैठ के आई। वहाँ विदेशों में कैसा खाना हुआ कि मैं पूछने लगा, बेटा क्या हुआ, जहाज़ में बैठा तो कैसा अनुभव हुआ, वहाँ खाना कैसा था। तो मतलब दिल में बड़ी खुशी हुई, देख जिस घर में मतलब 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, उसका बच्चा विदेश में खेल क्या हो, जहाज़ में बैठ के देखा है, वहाँ की कल्चर देखा, उन लोगों ने देखा है, बताओ तो बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार पिछले साल हमारे 5 बच्चे फ्रांस में खेलने गए थे इंडिया की टीम में। फ्रांस के बोल्डो शहर में प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता के दौरान फ्रांस जो देश था, उन लोगों ने उनको पेरिस में घुमाया। तो उन बच्चों ने अपने अनुभव बताए, भाई पेरिस ऐसा शहर है। पेरिस का तो तकरीबन हर आदमी का सपना होता है कि फ्रांस जाओ, पेरिस देखा है। वो हमारा भी सपना है, जहाज में बैठना भी हमारा सपना है, पेरिस देखना भी हमारा सपना है। लेकिन हमारा दिल में खुशी हो, देख हमारे बच्चे खेले, बच्चे जहाज में बैठ के देखे, बच्चे पेरिस घूम के देखे, तो हम घूमे। यहाँ खेलने वाली लड़कियाँ कहती हैं कि उनके पीटी ने न केवल उनकी बल्कि उनके गांव की तकदीर बदल दी। उनका कहना है कि उनके गांव की हर लड़की आज फुटबॉल खेलती है और देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरु गोवर्धन को दिया है। हमारे गांव में फुटबॉल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब से हमारे गोवर्धन दास पीटीआई मास्टर जी यहाँ पे आए हैं तो फुटबॉल का नाम हुआ, गांव का एक नाम हो गया। फुटबॉल की तरफ से लड़कियाँ, उस गांव से लड़कियाँ फुटबॉल खेलती हैं और गांव में कम से कम हर घर से एक लड़की फुटबॉल खेलने जरूर आती है। और गांव में सब अच्छी तरह की सुविधाएं, गांव के लोग भी पूरा सहयोग देते हैं और ग्राउंड भी बहुत अच्छा बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे बालू रहते और अब तो घास भी लगवा दिया हमारे ग्राउंड में, और सब टीचर्स वगैरह का सबका साथ, मम्मी पापा भी पूरा साथ देते। जब से हमारे गोवर्धन सर पीटीआई की यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, यहाँ हमारे गांव का ही नक्शा बदल गया है। हर गांव में से हर लड़की, हर घर में से एक लड़की फुटबॉल खेलने लगी है। गांव में से हर लड़की, हर घर में से एक लड़की फुटबॉल खेलने लगी है और बहुत सारी लड़कियां फुटबॉल खेलने लगी। कम से कम 100-150 लड़कियां फुटबॉल खेलने के लिए हमारे ग्राउंड पर आती हैं और गोवर्धन सर ने हमारे ग्राउंड का ही नहीं, हमारे गांव का ही नक्शा बदल दिया है।
वहीं गांव के सरपंच संदीप राठी ने बताया कि गोवर्धन की बदौलत उनके गांव और स्कूल की लड़की न केवल देश बल्कि प्रदेश में अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन शर्मा सुबह 6 बजे ही मैदान में आ जाते हैं और 1 घंटे लड़कियों को अभ्यास करवाते हैं। आज हालात ये हैं कि हर घर की एक लड़की फुटबॉल खेलती है। गोवर्धन पीटीआई जी आज से 8-10 साल पहले आए थे। उस समय हमारे स्कूल में खेल की तरफ से हमारा स्कूल बिल्कुल शून्य था और इनके यहाँ आने के बाद ये सुबह 3-4 घंटे, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रैक्टिस करवाते हैं और शाम को फिर 4 बजे के बाद 7 बजे तक ये पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं। पूरी लगन से, मेहनत से बच्चों को पूरी अच्छी प्रकार से खेल खिलाते हैं, खेल के सारे ढंग बताते हैं और कई बार 8-10 साल के दौरान कम से कम भी हमारी लड़कियाँ फुटबॉल में इतनी उज्जवल भविष्य उन्होंने बना लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो 8-10 साल में कम से कम 12-13 बार खेल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और गोल्ड मेडल प्रदान किया है उन्होंने। मैं और हमारे सभी ग्रामवासी गोवर्धन शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरकारी स्कूलों में न केवल हरियाणा में बल्कि देश की स्कूली फुटबॉल टीम में इस गांव की कोई ना कोई लड़की जरूर भाग लेती है। ये लड़कियां न केवल अपने गांव का बल्कि पूरे देश का गौरव है, जो देश की सीमा पार जाकर भी कई बार अपने देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। भिवानी से सतपाल पंघाल के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। इसी के साथ हरियाणा के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।